नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पिछले कुछ दिनों से हमारे YouTube वीडियो पर एक गड़बड़ी हो रही थी। YouTube ने कुछ सेटिंग्स अपनी चेंज की हैं। कोई साफ दिशा निर्देश नहीं थे YouTube की तरफ से, तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कि मैं बोल रहा हूँ और मेरी कही हुई बातें किसी महिला की आवाज़ में अंग्रेज़ी में सुनाई पड़ रही थी लोगों को। पहले दिन मुझको लगा कि मैंने जिन लोगों के बारे में कुछ आलोचना की है वीडियो में, क्या उन लोगों ने YouTube से मिलके ऐसा कुछ किया है। फिर मुझको लगा नहीं, YouTube को इतना इन्फ्लुएंस करने की ताकत किसी में है नहीं। कम से कम जिन लोगों के बारे में मैंने कहा था उनमें ताकत नहीं है। अभी सेटिंग ठीक हुई है, तो अगर पिछले 2-3 दिनों के कोई वीडियो आप न देख पाए हों, हमारे मेरी आवाज़ न सुन पाए हों, तो मेरी आवाज़ में पिछले 4 दिनों के वीडियो अभी YouTube पर शायद देखे जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बतला रहा हूँ। बीच बीच में मेरा गला ख़राब भी होता है, बोलने लायक आवाज़ नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अभी किसी महिला की आवाज़ में बोलने की मदद लेनी पड़े, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है गला। चलिए आज की बात करते हैं। आज की बात थोड़ा मैं दहशत के साथ शुरू कर रहा हूँ। जर्मनी से जो खबर आ रही है बहुत भयानक खबर है। वहाँ एक नव नाजीवाद, जो हिटलर के समय की नस्लवादी सोच थी, वो सोच दोबारा जिंदा हो रही है। वहाँ की नौजवान पीढ़ी स्कूल में, कॉलेज में हिटलर के अंदाज का जो सलामी देने का तरीका रहता है, आपको ध्यान होगा कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक भूतपूर्व हो गए हैं अब सबसे करीब सहयोगी एलन मस्क ने भी हिटलर के सलामी के अंदाज में सलामी दी थी सार्वजनिक रूप से। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज भी हिटलर जैसा अंदाज है। दूसरे देशों के लोगों को भगाना, दूसरे देशों को न आने देना, थर्ड जेंडर को सेना से निकाल देना, थर्ड जेंडर का अस्तित्व पूरे देश के कानून में खत्म कर देना, खुद गोरे अमेरिकी जो हैं उन्हीं को सब कुछ मान लेना। डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीके हिटलर के तौर तरीकों जैसे हैं। 1930-1940 के दशक में हिटलर दुनिया का सबसे ज़्यादा नफरती इंसान रहा आज तक के इतिहास में। जर्मनी से उसने यहूदियों को और जितने किस्म के घूमने फिरने वाले लोग रहते थे, इन लोगों को, कई जातियों के लोगों को उसने मारा। करीब 60 लाख यहूदियों का उसने कत्ल किया था हिटलर ने। जर्मनी में बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप, प्रताड़ना शिविर बने थे जहाँ पे लोगों को मारा जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा जाता था, नस्ल देखकर मारा जाता था। बहुत भयानक नौबत थी। जर्मनी में मैं जब गया 2002 में, तो कोई हिटलर के बारे में बात भी करना नहीं चाहते थे। उस वक्त, आज से 22-24 साल, 25 साल पहले, जर्मनी में जिन लोगों से मैं मिला था वो हिटलर की चर्चा भी करने से कतराते थे। मुझको किसी ने ये कहा था कि वहाँ हिटलर नाम का कुत्ता पालने पर भी रोक है। मैंने उसकी जांच नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा था मुझको। लोग अपने इतिहास से नफरत करते थे क्योंकि वो इतिहास इतना खूंखार था, इतना नस्लवादी था, इतना रंग भेदी था। उसने जाति और धर्म और चमड़ी के रंग को देख देख कर यहूदियों को मारा था। 60 लाख लोगों को, करीब 8-10 बरस में 60 लाख लोगों को मारा गया था। आप कल्पना कीजिए क्या हालत रही होगी। उसी हिटलर की तारीफ करने वाली एक पार्टी वहां अभी चुनावों में जीत कर आई है। घोर दक्षिणपंथी पार्टी, घोर कट्टरवादी, घोर नस्लवादी पार्टी, वो अभी वहां चुनाव जीत कर आई है। मैं उसके बारे में जरा सी जानकारी आपको बतलाता हूँ। एक AFD नाम की पार्टी है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD। ये
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर के बाद की ये सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी पार्टी बन के उभरी है जर्मनी में, और उसको चुनाव में बड़ा समर्थन भी मिला है। आपको ध्यान होगा एलन मस्क जो है इसी पार्टी का समर्थन करता था। अमेरिका का समर्थन रहा है इस पार्टी को, कट्टरपंथी पार्टी को, क्योंकि ट्रम्पस्क जो है, ट्रम्प और मस्क अब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू अभी हाल तक रहे। इन्होंने जर्मनी के घरेलू चुनावों में दखल दी, वहाँ कहा कि इस पार्टी को जिताना चाहिए, हमारा साथ है इस पार्टी को। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ट्रंप के रहते हुए जो कुछ हो रहा है वैसा कुछ भी पहले नहीं हुआ था, सब कुछ पहली बार हो रहा है। तो एक पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD, ये अब श्वेत सर्वोच्चता, वाइट सुप्रीमेसी कहते हैं पश्चिमी दुनिया में इसको, कि गोरा रंग जो है वही सर्वश्रेष्ठ खून है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। तो ये हिटलर की उस सोच को आगे बढ़ाने वाली ये पार्टी वहाँ चुनावों में भारी वोट पा चुकी है अभी, और बड़ी ताकत बन के उभरी है। और आज जो जर्मन सरकार है वहाँ पे, उसने इसको एक नफरतजीवी, नस्लवादी, खतरनाक चरमपंथी संगठन बताया है इस राजनीतिक दल को जो चुनाव लड़कर जीत कर आई है। वहाँ उदारवादी लोगों के बीच ये बात चल रही है कि किस तरह से इस पार्टी को रोका जाए, किस तरह से इसको प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन स्कूल कॉलेज में इस पार्टी के समर्थक, हिटलर के प्रशंसक इस अंदाज में बढ़ रहे हैं कि वो हिटलर के गाने गाने लगे हैं, दीवारों पर लिखने लगे हैं, टिकटॉक बना कर हिटलर के गानों को आगे बढ़ा रहे हैं। जर्मनी में जो लोग दूसरे देशों से आए हुए हैं, दूसरे नस्लों के, उनके ऊपर रात रात में जाकर ये स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं ये अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर कि जर्मनी छोड़कर चले जाओ। जर्मनी ने बड़ी उदारता दिखाई है, जब सीरिया से, दूसरी जगहों से जब शरणार्थी पहुंचे तो उनको जगह दी अपने यहाँ। लेकिन अभी वहाँ की नौजवान पीढ़ी जो है, छात्र पीढ़ी जो है, वो नफरतजीवी होते चले जा रही है, वो हिटलर परस्त होते चले जा रही है। दुनिया में हिटलर एक सबसे अधिक नफरत का केंद्र बन गया था अपने खून खराबे को लेकर। 60 लाख लोगों को एक नस्ल के मारना छोटी बात नहीं थी। लेकिन आज का जर्मनी फिर हिटलर की तरफ लौट रहा है, फिर नफरत फैला रहा है, फिर हिंसा कर रहा है, फिर थर्ड जेंडर को मार रहा है। वहाँ पे जो वाइट सुप्रीमेसी की जो सोच है कि गोरी नस्ल को बढ़ाने वाले लोग जो हैं, केवल उन्हीं का राज होना चाहिए दुनिया पे, रक्त शुद्धता होनी चाहिए, ये उसकी जिद है वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोगों की। हिटलर की सोच है ये, उसको आगे बढ़ाने वाले लोग आज वहाँ पर फिर बढ़ते चले जा रहे हैं। नौजवान पीढ़ी बहुत बुरी तरह एक दूसरे को सलाम करने में हिटलर की सलामी दे रहे हैं, उसमें गर्व महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, खबरों में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम हिटलर का जो छात्र संगठन था, हम उसी संगठन के अवतार हैं नए, ये कह रहे हैं वहाँ पे। जो हिटलर अभी हाल फिलहाल तक जर्मनी के इतिहास का सबसे शर्मिंदगी का किरदार था, वो आज फिर वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए हीरो बन रहा है। कैसी खतरनाक बात है ये सोचिए कि यूरोप का एक सबसे ताकतवर देश जर्मनी, अगर वो इस तरह से अपराध करते चल रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वो प्रवासियों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, थर्ड जेंडर के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ अगर हमले करते चल रहा है, ये हमले लगातार बढ़ते चले गए हैं। 2024 का एक आंकड़ा बताता हूं आपको, ऐसे चरमपंथी हमले, एक्सट्रीमिस्ट अटैक जो हैं, नस्लवादी हिटलरपंथी अटैक जो हैं, 43,000 जुर्म दर्ज हुए हैं। 43,000 जुर्म दर्ज हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इतने दबे सहमे रहते हैं, उनके पास कानूनी कागज नहीं रहते हैं, दूसरे देशों से आए हुए शरणार्थियों के पास,
उनकी हिम्मत नहीं रहती है पुलिस तक जाने की। उनको समझ नहीं आता है कि जिस अफसर के पास जाएंगे ऐसा तो नहीं है उसको भी नफरत हो शरणार्थियों से और हमारे ऊपर और कार्रवाई हो जाए। डरते हैं लोग, इधर भी डरते हैं। हिंदुस्तान में भी कई तरह के लोग, किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी पृष्ठभूमि के लोग जाने में डरते हैं किसी किसी राज्य की पुलिस के पास। तो ऐसा दक्षिणपंथी माहौल बना हुआ है जर्मनी में। मैं केवल जर्मनी पे बात करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। क्या ही फायदा अगर मैं हिंदुस्तान की बात न कर सकूं। तो आज की ही एक खबर है, कल घटना हुई है मुंबई में। राज ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे जो थे शिवसेना को बनाने वाले, उनके भतीजे, जो कि कुछ समय पहले शिवसेना से अलग हो गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक राजनीतिक दल बनाया था। वो कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया, कोई चुनावी कामयाबी नहीं पा सका। लेकिन मुंबई शहर में गुंडागर्दी करने के लिए, वहाँ धाक जमाने के लिए उनके लोग ऐसी कई हरकतें करते हैं जो कल भी की है उन्होंने। और अभी मैं सुन रहा हूँ कि महाराष्ट्र में हिंदी विरोध करने के लिए ये दोनों भाई, जो कि 10-15 साल से अलग चल रहे थे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, चचेरे भाई हैं, ये एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस वगैरह जो शिवसेना उद्धव के साथ जो चल रहे थे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, वो फिक्रमंद हैं कि अगर ये एक बार फिर कट्टरपंथ की तरफ चले जाएंगे, महाराष्ट्र के क्षेत्रवाद की तरफ चले जाएंगे, मराठियों की अस्मिता के मुद्दे पे ये बाहर से मुंबई और महाराष्ट्र पहुंचे हुए लोगों के खिलाफ पहले जैसी हिंसा करने लगेंगे, जो यूपी बिहार से जाके ऑटो रिक्शा चलाने वाले, डेयरी चलाने वाले, दूध वाले, ऑटो वाले भैया लोगों के खिलाफ फिर हिंसा करने लगेंगे, तो कांग्रेस और एनसीपी तो उनका साथ दे नहीं पाएगी। तो क्या होगा, राजनीतिक गठबंधन का ऐसी एक फिक्र कांग्रेस और एनसीपी में शुरू हो गई है। तो कल राज ठाकरे के लोगों ने एक व्यापारी को पूछा, तुमको मराठी आती है? तो उसको नहीं आती थी मराठी। हम लोग सब लोग मान के चलते हैं कि मुंबई एक महानगर है, कहते हैं कि बड़ा कॉस्मोपॉलिटन महानगर है, यानी पूरे देश से पहुंचे हुए लोग हैं वहाँ पे। मैं भी कल के दिन मुंबई चले जाऊं, काम करने लगूं, नौकरी करने लगूं, मुझसे राज ठाकरे के लोग या उद्धव ठाकरे के लोग पूछेंगे तुमको मराठी आती है? तो मुझको नहीं आती है, तो पीटने लगेंगे मुझको। ये घोर आक्रामक क्षेत्रवाद, ये महाराष्ट्र के मुंबई में ये एक बार फिर शुरू हो रहा है। इस तरह से राज ठाकरे के जो लोग अभी तक घर में सोए हुए थे, अभी फिर से जाग कर सामने आ रहे हैं। ये दोनों चचेरे भाई मिलके क्या करेंगे अभी लोगों को अंदाज नहीं है। लेकिन एक व्यापारी को पीटना जोरों से, उसका वीडियो चारों तरफ फैला हुआ है कि तुमको मराठी नहीं आती, तुमको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये पहले ऐसा उग्र मराठीवाद, पहले ऐसा उग्र महाराष्ट्रवाद चल चुका है महाराष्ट्र में। बीच में थोड़ा ठंडा पड़ा था, लेकिन अब फिर चालू हो रहा है वहाँ पे। ये नस्लवाद से उपजा है ये भाषावाद कि अगर मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं आता है बोलना तो जूता खाओगे, मार खाओगे। ये उसी का, ये हिटलर के अंदाज वाला ही है ये थोड़ा सा। ये खतरनाक नौबत है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर हाल के बरसों में मुस्लिमों को घेर कर मारा गया। कोई मुस्लिम गोश्त लेकर जा रहा है, चाहे बकरे का हो चाहे किसी का हो, उसको गोमांस कह के उसको मारा गया, पीटा गया, अखलाक या किसी एक की मौत हो गई, भीड़ हत्या की गई, उसकी भीड़ ने मार मार कर मार डाला। उसके बाद जब प्रयोगशाला से उसका उस गोश्त की जांच रिपोर्ट आई तो कहा गया ये गोमांस नहीं था। उसको मार डाला पीट पीट कर कि गोमांस लेकर जा रहा है। ट्रेन में कोई सफ़र कर रहा था, बुजुर्ग अपनी बेटी के घर जा रहा था, गोश्त लेकर जा रहा था, तो गोमांस लेकर जा रहा है कहकर उसको पीटा गया। वहाँ पे जगह जगह मारा गया, पीटा गया। छत्तीसगढ़ की बात नहीं कहूँगा तो बेईमानी होगी। राजधानी से लगा हुआ
एक आरंग का नदी का पुल है, 63 किलोमीटर एक गाड़ी का पीछा किया तथाकथित गौरक्षकों ने, तथाकथित, और उन्होंने उसके चक्के पंक्चर किए, खीले फेंके, खीले लगे हुए लकड़ी के पटड़े फेंके, 63 किलोमीटर पीछा किया। ट्रक वाला पुलिस को फोन करते रहा, कोई बचाने उसको नहीं आया। आखिर में जाके पुल पर उन कथित गौरक्षकों ने उसको घेरा, पकड़ा, मारा उनको। उसके बाद की पुलिस की कहानी है कि वो डर के कूद गए नीचे और नीचे चट्टानों पे गिर के मर गए 3 लोग। लोगों का कहना है कि उनको फेंका गया मारकर। जो भी है, मामला अदालत में है, देखेंगे क्या साबित होता है वहाँ पर। बाद में पता लगा उसमें गाय एक भी नहीं थी, भैंस लेके जा रहे थे, रजिस्टर्ड कारोबारी थे, पशु कारोबारी भैंस लेकर जा रहे थे। मार डाला यहाँ 3 लोगों को। जगह जगह हो रहा है ये, देश में जगह जगह हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? किसी धर्म से नफरत, किसी तरह के धार्मिक आग्रह। मैंने कई ऐसे वीडियो देखे हैं, किसी मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़कर उसको चप्पलें मारी जा रही है, जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। मेरे पिता अपनी पूरी जिंदगी 84 साल की उम्र तक जय श्री राम के भक्त रहे, लेकिन उनके जय श्री राम ये वाले जय श्री राम नहीं थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, राम धीर गंभीर थे। वो एक आदर्श थे, आदर्श पुरुष थे। उनकी पूजा करते थे मेरे पिता। मैंने देखा हुआ है, बचपन से पैदा हुआ है तब से उनको देखा है, उनके गुजरने तक। कभी भी उनके राम ने हिंसा का साथ नहीं दिया था। आज राम का नाम लेकर जो हिंसा हो रही है, मुस्लिमों के खिलाफ हो रही है, दलितों के खिलाफ हो रही है, कई तरह के लोगों के खिलाफ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी के बावजूद, चौकसी और चौकीदारी के बावजूद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जहां नफरत की बात हो उसके खिलाफ जुर्म दर्ज अगर न करें तो उस जिले के, उस थाने के अफसरों को जिम्मेदार मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का। कोई नहीं सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट को। बोलते रहो तुम, जैसे घर में एक कमरे में बूढ़े बैठे रहते हैं, रिटायर्ड, कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कोई नहीं सुनते उनकी बात को। कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट हो गया है। तो मैं इस खतरे को गिना रहा हूं। आज जर्मनी में जिस अंदाज में दीवारों पर हिटलर के नारे लिखे जा रहे हैं, इसको थोड़ा जोड़ के देखने की भी जरूरत है। आपने भोपाल में देखा होगा, एक क्या नाम था उसका, क्या साध्वी थी, ठाकुर नाम था उसका, सांसद भी थी एक बार की। उसने जिस तरह से गांधी को गालियां बकी थी और गोडसे की तारीफ की थी एक ही सांस में। ये तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ऐसी बात कहने के लिए इसको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा किया उन्होंने कहा, नहीं तो लोग तो फूलों की माला लेकर दौड़ पड़ रहे थे उस साध्वी की तरफ। कुछ ठाकुर नाम था साध्वी का। दोबारा टिकट भी नहीं मिली उसको भाजपा की, दोबारा सांसद नहीं बन पाई। बाद में शायद किसी हमले वगैरह को लेके, किसी बम विस्फोट को, हमले को लेके कुछ कैद वगैरह भी हुई है, उसको सजा भी हुई है। तो ये खतरा जो है, ये फासिस्ट खतरा, ये नफरत का खतरा, ये दुनिया के कई देशों में है। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में ये खतरा बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे ये भावना बहुत बढ़ गई है कि जो शरणार्थी हैं, जो दूसरे देश से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं, इनको सबको निकालो। थर्ड जेंडर के लोगों को फौज से निकाल दिया गया, 4 दिन पहले उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई। वहाँ की अदालत के जितने लोग हैं जज, उनमें से एक बहुमत जो है वो ट्रंप के पिछले कार्यकाल में मनोनीत किए गए जजों का है। वहाँ पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जजों को। आगे की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन शुरुआत राष्ट्रपति करते हैं। तो ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जिनको जज बनाया था, उन्होंने पिछले 5-4 साल वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के फैसलों को बहुत रोकने की कोशिश की।
अभी फिर वो साथ दे रहे हैं ट्रंप के फैसलों का। अभी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अलग अलग राज्यों की जो छोटी अदालतें ट्रंप के फैसलों के खिलाफ आदेश दे रही हैं, उनको ऐसा करने का हक नहीं है। यानी ट्रंप जो मनमानी करे उस पर कोई रोक टोक नहीं है, ना उनकी पार्टी की रोक टोक है, ना अमेरिकी संसद की रोक टोक है, ना वहाँ के किसी आयोग की रोक टोक है, ना किसी अदालत की रोक टोक है। अब तो अपने ही कल तक के सबसे करीबी साथी एलन मस्क की सलाह के खिलाफ उसने अभी कुछ घंटे पहले एक बिल पास करवा लिया है वहाँ की संसद से, जिसमें आम लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा और जो खरबपति अरबपति हैं अमेरिका के, उनके ऊपर टैक्स घट जाएगा। और घोर नस्लवादी है ट्रंप। उसने थर्ड जेंडर के लोगों को निकाल दिया है सेना से। पूरी बातें उसकी नफरत की भरी हुई रहती हैं। ऐसा और भी कुछ जगहों पर हो रहा है। इटली की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री है, उसकी कई तस्वीरें आपने देखी होगी। इटली में दक्षिण पंथ जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल पूरी तरह से नस्लवादी है ही। अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह से इस्लामी कट्टरपंथी हो गए। जगह जगह ये बात बढ़ रही है। मैं आज सुबह की खबर देख रहा था कि बांग्लादेश में जो मुस्लिम हैं वो उसको तालिबानी बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग, कुछ संगठन तालिबानी बनाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान से लगा हुआ है बांग्लादेश। बड़ी जटिलताएं हैं। हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर लाखों की संख्या में हैं, बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में हैं। बड़ी जटिल व्यवस्था है। मैं जर्मनी के इस ताज़ा खतरे को लेकर और नौजवान पीढ़ी किस रफ्तार से कट्टरपंथी, नस्लवादी, हिटलरवादी हो रही है, फासिस्ट हो रही है, किस रफ्तार से हो रही है, उस खतरे को गिना रहा हूँ मैं। जिन लोकतांत्रिक देशों को ये खतरे अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, वो इस बात को समझ लें कि 1945 तक, जब तक हिटलर का राज चला और आत्महत्या करके उसको जाना पड़ा था हिटलर को, तब तक उसने जर्मनी को इतनी शर्मिंदगी दिला दी थी कि अभी साल 2 साल पहले तक हिटलर का नाम शर्मिंदगी था। जर्मनी में कोई अपने बच्चों का, कुत्ते का नाम भी हिटलर नहीं रख पाते थे। अब शायद हिटलर नाम रखना गर्व की बात होगी जर्मनी में। इतिहास बदल रहा है, लेकिन बाकी देशों को, दुनिया के बाकी देशों को अपनी फिक्र करनी चाहिए। जब आप नस्लवाद को बढ़ाते हैं, जब आप धर्मांधता को बढ़ाते हैं, उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ाते हैं, उसके कई तरह के खतरे होते हैं। 2024 में जर्मनी में 23,000 हमले ऐसे हुए जो नव नाजीवाद और हिटलरवाद के चलते हुए थे दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर। सबको समझना चाहिए कि आप इस आग को बढ़ा सकते हैं, इस नफ़रत को बढ़ा सकते हैं, इस ज्वालामुखी को फोड़ सकते हैं, लेकिन जो लावा वहाँ से निकल कर बहेगा वो कितनी दूर तक जाएगा, किसको जलाएगा, कहाँ जाकर थमेगा, ये आपके हाथ में नहीं रहता। देखिएगा कभी इंटरनेट पर ज्वालामुखी फूटने के बाद बहते हुए लावा, इसको निकाल के वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नफ़रत ठीक वैसी ही रहती है। आप नफ़रत की शुरुआत कर सकते हैं। ज्वालामुखी को आपने फोड़ दिया, कोई बम फेंक दिया, वहाँ एक्सप्लोजिव डाल दिया, विस्फोटक से फोड़ दिया ज्वालामुखी को, लेकिन जलता पिघलता लावा जब निकलेगा तो सबको जला देगा चारों तरफ। जर्मनी के बारे में थोड़ा और पढ़ के देखिएगा। मैं तो एक सीमा तक ही आपको बोल रहा हूँ। आपके पास कोई न कोई मोबाइल होगा। जर्मनी नव नाजीवाद, इतना ही 2 शब्द टाइप कर लीजिए, समाचार निकाल लीजिए और कुछ निकाल लीजिए। जितने चैट जीपीटी जैसे जो एआई हैं उनको निकाल लीजिए। मैंने एक और एआई ग्रोक पे भी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की। मैंने कहा कि जर्मनी नव नाजीवाद, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
उसने तुरंत कहा मैं इस पे जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इतनी संवेदनशील बातें हैं कि जिनको देना मेरी नीति के खिलाफ है। हिंसा इतनी हो रही है, नफरत इतनी हो रही है कि ग्रोक ने उस पर मुझको जानकारी देने से मना कर दिया। मैंने बड़ा साधारण सा सवाल किया था, आपको शायद बता सकता हूँ मैं ग्रोक का। मैंने जेमिनी से पूछा, जो गूगल का एआई है। उसने कहा आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक। That includes avoiding generating content about potentially sensitive or harmful topics like neo-Nazism. नव-नाजीवाद को नुकसानदेह खतरनाक मानकर उस पर जानकारी देने से इन्होंने मना कर दिया। खतरे को समझिएगा, जिम्मेदार बने रहिएगा, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी के काम के कुछ असल मुद्दे आपके सामने रखता हूँ, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और ख़ुद भी थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, जर्मनी नव-नाजीवाद, बस इतना सा सर्च कीजिएगा तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं या उस पर बैठते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला जो बीमा है वो न मिल पाए। कल एक अदालत ने हिंदुस्तान में ये तय किया है कि अगर आप आड़े तिरछे चलाते हैं मोटरसाइकिल, एक्सीडेंट होता है स्टंट करते हुए, तो आपको कोई बीमा भुगतान नहीं किया जाएगा। आप मान के चलिए कि ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब बिना हेलमेट के एक्सीडेंट होने पर हेड इंजरी से अगर मौत होती है किसी की, तो बीमा कंपनियां उसका भुगतान नहीं करेंगी। और हो सकता है कि राज्य सरकार भी, जो आज मदद करती है ऐसी मौतों पर, 3-4 लाख रुपए कुछ मिलते हैं परिवार को, राज्य सरकारें भी देना बंद कर देगी कि तुमको खुद ही को अपने सिर की परवाह नहीं है, तो हम ही कितनी परवाह करें। हेलमेट लगा कर रखिए, 700-800 रुपये में अच्छे ISI मार्का वाले हेलमेट आ जाते हैं। आप लगाएंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर मिलेंगे।